साथियों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम हेल्पर A to Z में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो है प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की ऐसी श्रृंखला जिनमें से बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों का महत्वपूर्ण तथ्यों सहित आज हम व्याख्यात्मक हल करेंगे। इसके साथ साथ ट्रिक के द्वारा जो कठिन प्रश्न है उनको कैसे याद रखा जाए और जिससे कि हमारी तैयारी और अधिक मजबूत हो सके और परीक्षा में हमें ये ट्रिक सहयोगी साबित हो। तो शुरू करते हैं इस श्रृंखला का पहला प्रश्न। सिंधु सभ्यता काल निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता काल निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? पहला है ऐतिहासिक काल, दूसरा प्रागैतिहासिक काल, तीसरा आद्य ऐतिहासिक काल और चौथा है उपरोक्त सभी। तो सिंधु सभ्यता का जो काल है वो आद्य ऐतिहासिक काल है। अब हम बात करते हैं कि प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल में क्या फर्क है, जिसके आधार पर हमने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटकर पढ़ा। पहला है प्रागैतिहासिक काल। प्राक का मतलब होता है प्राचीन, जो सबसे पुराना है वो कौन सा काल? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वो काल है जिसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पास केवल पुरातात्विक साक्ष्य है। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही हमें इस काल की जानकारी मिलती है। इस काल में किसी भी प्रकार की लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था और न ही कोई लिखित प्रमाण हमें इस काल के मिलते हैं। प्रागैतिहासिक काल में हम जिस टॉपिक को रखते हैं वो है पाषाण युग। पाषाण युग जो है उसे प्रागैतिहासिक काल में रखा जाता है। उसके बाद में बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल वो काल है जिसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पास लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है तो सामान्य सी बात है कि इस काल में लिपि का आविष्कार हो गया था, लेकिन या तो हमें इसे पढ़ने में सफलता नहीं मिली और या इसकी प्रमाणिकता संदिग्ध है। जैसे कि सिंधु संस्कृति और वैदिक संस्कृति को इस युग में रखा जाता है। सिंधु संस्कृति और वैदिक संस्कृति आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। सिंधु सभ्यता में हमें सेंधव लिपि मिली है, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं। जबकि वैदिक सभ्यता में हम पढ़ते हैं कि वैदिक सभ्यता की जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे पास जो मुख्य साधन है वो 4 वेद है, लेकिन वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। अपौरुषेय का अर्थ होता है कि वेदों की रचना किसी पुरुष के द्वारा नहीं की गई। ये ईश्वरीय वाणी है जिसको हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा सुन करके ग्रहण किया गया और गुरुकुल में गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा इन्हें मौखिक रूप से ही आगे शिष्यों को सिखाया गया। और वेदों को श्रुति भी कहा जाता है कि ये सुनने योग्य है। श्रुति और इनके बाद में वेद जो है इनकी प्रमाणिकता संदिग्ध है, क्योंकि वेदों की रचना किसने की, किन ऋषि मुनियों ने इसे सुना और कैसे ये आगे आए, ये प्रमाणिक न होने के कारण वैदिक सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक युग में रखा जाता है। आगे हम बात करते हैं तीसरा काल ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल वो काल है जिसकी जानकारी पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ साथ लिखित साधनों पर आधारित है। वो लिखित साधन जिनको हम पढ़ चुके हैं, इस काल की जानकारी को हम पढ़ भी चुके हैं, समझ भी चुके हैं, लिपि को हम जान चुके हैं, ऐसे काल को ऐतिहासिक काल कहा जाता है। और ऐतिहासिक काल जो है ये शुरू होता है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ऐतिहासिक काल की शुरुआत मानी जाती है, जहाँ से हम महाजनपद काल टॉपिक जो है पढ़ते हैं वो ऐतिहासिक युग का ही हिस्सा है,
क्योंकि इस काल को जानने के लिए हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य और लिखित साधन उपलब्ध है जिनको हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। वो ऐतिहासिक काल है। तो 3 काल हुए। आज प्राग ऐतिहासिक काल, जिसकी जानकारी के लिए हमारे पास केवल पुरातात्विक साक्ष्य है, लिपि और लिखित प्रमाण नहीं है। आद्य ऐतिहासिक काल, जिसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए लिखित साधन तो है, लेकिन उसे हम नहीं समझ पाए हैं, हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं। वो आद्य ऐतिहासिक काल है या इसकी प्रमाणिकता संदिग्ध है। ऐतिहासिक काल वो काल जिसके पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ साथ लिखित साधन भी हमारे पास उपलब्ध है, जिनको हम पढ़ चुके हैं और इस समय में लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं और इन्हें हम पढ़ भी लिया है। लिपि भी जो है इस काल में मिली है। लिपि का आविष्कार आद्य ऐतिहासिक काल में हो गया था, लेकिन उसे हम नहीं पढ़ पाए थे, जैसे कि सेंधव लिपि। दूसरे प्रश्न जो है वो है हड़प्पावासी लाजवर्द का आयात कहाँ से करते थे। हड़प्पावासी लाजवर्द का आयात कहाँ से करते थे? ईरान से, बलूचिस्तान से, तीसरा है बदख्शां प्रदेश से और चौथा है अफगानिस्तान से। हड़प्पावासी जो थे वो लाजवर्द, जो कि एक पत्थर था, उसका आयात जो है वो बदख्शां प्रदेश से करते थे। ईरान और अफगानिस्तान से टिन और चांदी का आयात किया जाता था। टिन और चांदी का आयात ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था, जबकि बलूचिस्तान से सेल खड़ी का आयात किया जाता था। सेल खड़ी का आयात बलूचिस्तान से किया जाता था और लाजवर्द जो है उसका आयात करते थे बदख्शां प्रदेश से। आगे तीसरा प्रश्न है हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा, सोना, चांदी या लोहा? तो इसका सही उत्तर है लोहा। हड़प्पा जो है, हड़प्पा काल में तांबा, सोना, चांदी, टिन आदि धातुओं का आविष्कार हो चुका था, ये खोजी जा चुकी थी, लेकिन लोहा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ था, क्योंकि लोहे की प्राप्ति सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा नामक स्थान से, उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा नामक स्थान से होती है और ये उत्तर वैदिक काल का समय था। उत्तर वैदिक काल में उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा नामक स्थान से सर्वप्रथम लोहे की प्राप्ति हुई थी और ये अतरंजी खेड़ा नामक स्थान जो है ये यूपी के एटा जिले में स्थित है। अब यहाँ से एक प्रश्न और भी बनता है, कैसे कि हड़प्पा काल में कौन सा व्यवसाय प्रचलित नहीं था? तो उसमें प्रश्न आ जाए कि सोनारगिरी, लोहारगिरी और इसके अलावा कुम्हारगिरी। तो उसका सही उत्तर जो होगा वो होगा लोहारगिरी, क्योंकि लोहा इस समय नहीं आया था। हड़प्पा सभ्यता को ताम्र युगीन या कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि तांबा जो है, तांबा और कांस्य के बर्तन यहाँ से बहुतायत मात्रा में मिले हैं और ये मिश्रित धातु का मिश्रण करना भी जानते थे, क्योंकि तांबा और कांसा जो है वो तांबा और टिन को मिला करके बनाया जाता था। तो ये धातुओं का मिश्रण भी जानते थे, लेकिन लोहे का आविष्कार लोहे की प्राप्ति यहाँ पर नहीं हुई थी। तो हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? लोहे की प्राप्ति होगी उत्तर वैदिक काल में। चौथा प्रश्न है इस सभ्यता के नगर नियोजन की तुलना वर्तमान के लंदन व पेरिस के नगरों से भी श्रेष्ठ थी। इस सभ्यता के नगर नियोजन की तुलना वर्तमान के लंदन व पेरिस के नगरों से भी श्रेष्ठ थी। सिंधु सभ्यता के बारे में यह कथन किसने कहा? जॉन मार्शल, डीपी अग्रवाल, गार्डन चाइल्ड या राखलदास बनर्जी? तो इसका सही उत्तर है गार्डन चाइल्ड। गार्डन चाइल्ड ने कहा था कि सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन की तुलना वर्तमान के लंदन और पेरिस नगरों से भी श्रेष्ठ थी, जबकि जॉन मार्शल जो है ये सिंधु सभ्यता के बारे में कहते हैं कि इस सभ्यता के लोग जितनी सुविधा और विलासिता का उपभोग करते थे उसकी तुलना तो वर्तमान की विकसित सभ्यताओं से भी नहीं की जा सकती। ऐसा जॉन मार्शल सिंधु सभ्यता के बारे में कहते हैं। आगे है हड़प्पा सभ्यता में
नहरों के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा सभ्यता में नहरों के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मुंडीगाक, सोर्तुगोई, गुमला या चन्हुदड़ो? तो इसका सही उत्तर है सोर्तुगोई। सोर्तुगोई जो है, मुंडीगाक और सोर्तुगोई ये दोनों स्थल अफगानिस्तान में स्थित है और सोर्तुगोई से नहरों के प्रमाण मिले हैं। हमें एक बात और भी ध्यान रखनी है कि हिमालय पर्वत से उत्तर में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के दो स्थल कौन से हैं? मुंडीगाक और सोर्तुगोई है, जो अफगानिस्तान में स्थित है और ये दोनों स्थल हिमालय पर्वत से भी ऊपर स्थित है। इसके अलावा एक प्रश्न और कि हम पढ़ते हैं कि गुजरात में एक स्थान मिला है मालवण। मालवण से भी नहरों के प्रमाण मिले हैं, ऐसे कुछ विद्वान ही मानते हैं, लेकिन ये बात सत्य नहीं है, क्योंकि मालवण से जो नहरों के प्रमाण मिले हैं वो नहरें न होकर क्या है? खाइयाँ हैं। खाइयों के प्रमाण मालवण से मिले हैं। तो इसका सही उत्तर है सोर्तुगोई। आगे है, घोड़े की लघु मिट्टी की मरण मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? घोड़े की लघु मिट्टी की मरण मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा या सुरकोटड़ा? तो इसका सही उत्तर है लोथल। लोथल से लघु मिट्टी की मरण मूर्ति किसकी? घोड़े की प्राप्त हुई है, जो लोथल है। और मोहनजोदड़ो से घोड़े का दांत मिला है। घोड़े का दांत कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। सुरकोटड़ा जो है, यहाँ से घोड़े की अस्थियाँ मिली है। घोड़े की अस्थियाँ जो है ये सुरकोटड़ा से मिली है। अब हम बात करें कि धोलावीरा, धोलावीरा से स्टेडियम के प्रमाण हमें मिले हैं। स्टेडियम के प्रमाण और इसके साथ साथ सूचना पट जो है, सूचना पट यहाँ से धोलावीरा से मिला है। मोहनजोदड़ो से घोड़े का दांत, लोथल से घोड़े की लघु मिट्टी की मरण मूर्ति, धोलावीरा से स्टेडियम और सूचना पट, सुरकोटड़ा से इम्पोर्टेंट है कि घोड़े की अस्थियाँ कहाँ से मिली है? सुरकोटड़ा से मिली है। और ये तीनों चारों प्रश्न ही भी दो से तीन बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आगे है, निम्नलिखित में से सत्य असत्य है? यहाँ पर सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण दिया गया है और इनमें से असत्य कौन सा है वो हमें देखना है। डीपी अग्रवाल 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, मार्टिन व्हीलर 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, फादर हेरास 5600 ईसा पूर्व, फेयर सर्विस 2200 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। तो इसका जो असत्य कथन है वो है फेयर सर्विस 2200 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। क्यों? क्योंकि फेयर सर्विस जो है ये सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण जो है बताते हैं 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। डीपी अग्रवाल जो है ये थोड़ा सा मिक्सअप होने वाला प्रश्न है, इसको याद कैसे रखा जाए, किस तरीके से जो है इसे हम याद रख सकें। डीपी अग्रवाल जो है ये 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण करते हैं और ये करते हैं C14 पद्धति के द्वारा। C14 पद्धति, कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण करने वाले डीपी अग्रवाल ही थे और ये सर्वाधिक प्रमाणिक मत भी माना जाता है। तो इसे याद रखना है कि 1, 2, 3 और 4 ये 4 अंक है, जिसमें C14 में 1 और 4 अंक है। 1 और 4 अंक तो C14 में चले गए, बचे 2 और 3, तो डीपी अग्रवाल में 2 3 से बना 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। इस प्रकार से हम इसे याद रख सकते हैं कि डीपी अग्रवाल C14 पद्धति के आधार पर सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण करते हैं। C14 में 1 और 4 है, बीच के अंक है 2 और 3, तो 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, जो सर्वाधिक प्रमाणिक मत है। मार्टिन व्हीलर, इसे कैसे याद रखें कि 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। व्हील का मतलब होता है पहिया। व्हील का मतलब होता है पहिया, जैसे हम बोलते हैं 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर। तो याद रखना है 25 और 15 में, 25-15 में क्या है? 2-2 व्हील है। 25 और 15 में क्या है? 2-2 व्हील है। और इसके साथ ही याद रखना है, जब व्हीलर को चलाएंगे तो उसकी सर्विस करानी पड़ेगी। व्हीलर को चलाएंगे तो क्या कराएंगे? सर्विस कराएंगे। तो फिर सर्विस का भी याद रखना, 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व
तो 20-15 में भी 2-2 व्हील है। जब व्हीलर को चलाएंगे तो व्हील का याद रखा है 25-15 में 2-2 व्हील, और व्हीलर को चलाने के बाद में करवाएंगे सर्विस, तो सर्विस का याद रखना है फेयर सर्विस, और 2200 नहीं 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, 25-15 20-15 तो दोनों याद रह जाएंगे। अब एक बचा है फादर हेरास। फादर हेरास 5600 ईसा पूर्व सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण करते हैं, और ये एकमात्र ऐसे विद्वान है जो नक्षत्रीय गणना के आधार पर सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण करने वाले फादर हेरास है। और फादर हेरास जो है इसका काल निर्धारण 5600 ईसा पूर्व बताते हैं। तो ये थे कुछ आसान से ट्रिक जिससे कि इसे याद रखा जा सके। आगे बात करते हैं कि मैक्स मुलर ने किसके आधार पर आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया बताया है। हम ये तो पढ़ लेते हैं और याद भी रख लेते हैं कि मैं से मैक्स मुलर और मैं से मध्य एशिया, और ये सर्वाधिक प्रमाणित मत भी है। सर्वाधिक प्रमाणित मत भी जो है ये मैक्स मुलर का मत ही है। तो मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल स्थान किसके आधार पर मध्य एशिया बताया है। तो चलिए देखते हैं। पहला है ऋग्वेद और यजुर्वेद के आधार पर, दूसरा विदेशी ग्रंथों के आधार पर, तीसरा जैन अवेस्ता के आधार पर, और चौथा है ऋग्वेद व जैन अवेस्ता में समानता के आधार पर। तो इसका सही उत्तर है चौथा, ऋग्वेद व जैन अवेस्ता में समानता के आधार पर ही मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल स्थान जो है वो मध्य एशिया बताया है। अब ये जैन अवेस्ता क्या है, तो ऋग्वेद के समकालीन ईरानी ग्रंथ जो है वो जैन अवेस्ता है, और ऋग्वेद और जैन अवेस्ता में समानता के आधार पर ही मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल स्थान जो है वो मध्य एशिया बताया है। आगे हम बात करते हैं आर्यों का मूल स्थान जर्मनी व स्कैंडिनेविया किसने बताया। जर्मनी और स्कैंडिनेविया किसने बताया। दयानंद सरस्वती, पी गाइल्स, पेनका व हर्ट या बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही उत्तर है पेनका व हर्ट। इसे कैसे याद रखें, तो याद रखना है जर्मनी शब्द याद रखना है, और एक होता है बर्फ का जमना। बर्फ जम जाती है हम पढ़ते हैं, और जब हमें याद रखना है बर्फ नहीं, जब हरट जो है बर्फ नहीं हरट जम जाता है। जब हरट जम जाता है तो पेन होता है यानी दर्द होता है। जब हरट जम जाता है तो पेन होता है यानी दर्द हो जाता है। तो पेन का और हरट कहाँ के बताते हैं आर्यों को, जर्मनी के, जर्मनी व स्कैंडिनेविया के। अब हम बात करते हैं दयानंद सरस्वती की। तो दयानंद सरस्वती तिब्बत प्रदेश के बताते हैं। आर्यों का मूल स्थान तिब्बत प्रदेश बताते हैं। दयानंद सरस्वती से याद रखना है तिब्बत प्रदेश। पी गाइल्स जो है ये हंगरी व डेन्यूब घाटी आर्यों का मूल स्थान हंगरी व डेन्यूब घाटी पी गाइल्स बताते हैं। जब कोई व्यक्ति हंगरी या मैं कहूँ भूखा और डूब रहा हो यानी डेन्यूब, तो वो क्या देता है, गाली देता है, गाइल्स। याद रखना है हंगरी भूखा, डेन्यूब यानी डूब रहा हो तो वो क्या देता है, गाली देता है। आगे है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो है वो आर्यों का मूल स्थान उत्तरी ध्रुव बताते हैं। उत्तरी ध्रुव किसके आधार पर, जो बाल गंगाधर तिलक है इनकी एक पुस्तक है द आर्केटिक होम ऑफ आर्यंस, और द आर्केटिक होम ऑफ आर्यंस में ये बाल गंगाधर तिलक जो है वो आर्यों का मूल स्थान उत्तरी ध्रुव बताते हैं, या इनकी पुस्तक द आर्केटिक होम ऑफ आर्यंस। आगे है बोगज कोई अभिलेख में निम्नलिखित में से किस वैदिक देवता का उल्लेख नहीं है। बोगज कोई अभिलेख में निम्नलिखित में से किस वैदिक देवता का उल्लेख नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत सी बार पूछा जाता है। इंद्र, वरुण, अग्नि या मित्र। तो इसका सही उत्तर है अग्नि। बोगज कोई अभिलेख जो है ये एशिया माइनर टर्की से प्राप्त हुआ है, और एशिया माइनर टर्की के बोगज कोई अभिलेख में 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख है। इन 4 वैदिक देवताओं में इंद्र, वरुण, मित्र और नास्तेय शामिल है।
इंद्र, वरुण, मित्र और नास्तेय, इन 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख बोगज कोई अभिलेख में है। आगे है अनुलोम विवाह का अर्थ है। अनुलोम विवाह का अर्थ है, पहला, निम्न वर्ण का पुरुष उच्च कुल की महिला, उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण महिला, उच्च वर्ण पुरुष उच्च वर्ण महिला, या निम्न वर्ण पुरुष निम्न वर्ण महिला। तो इसका सही उत्तर है उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की महिला। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है और हमारे यहाँ पर आकर के मिक्सअप भी हो जाता है। तो इसे कैसे याद रखें? अनुलोम, 2 प्रकार के विवाह हमें मुख्यतः याद रखने हैं। एक तो अनुलोम विवाह, अनुलोम, और एक है प्रतिलोम, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह। एक है अनु, एक है प्रति। प्रति को याद रखना है प्रीति से, प्रति का नाम याद रखना है प्रीति। और अनु, अनु हमें याद रखना है कि लड़के का नाम है और प्रीति किसका नाम है? लड़की का। अनु लड़के का नाम है तो लड़का उच्च कुल का और लड़की निम्न कुल की। प्रीति लड़की का नाम है तो लड़की उच्च कुल की और लड़का निम्न कुल का। इस प्रकार से हम इसे याद रख सकते हैं कि अनु लड़का है तो लड़का उच्च कुल का, प्रीति लड़की है तो लड़की उच्च कुल की और लड़का निम्न कुल का। जब इनमें विवाह होगा तो प्रतिलोम विवाह। अनु लड़का है तो लड़का उच्च कुल का और लड़की निम्न कुल की होगी तो अनुलोम विवाह। आगे है यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 5, 3, 2 या 4? तो इसका सही उत्तर है 5। यजुर्वेद की 5 शाखाएं हैं। कौन कौन सी है इसके बारे में चर्चा करते हैं। कांठक, कपिस्थल, कांठक, कपिस्थल, मैत्रायणी, तैत्तिरीय और वाजस्नेयी। वाजस्नेयी, ये 5 शाखाएं यजुर्वेद की है। प्रथम 4 शाखाएं कांठक, कपिस्थल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय मिलकर जिसका निर्माण करती है वो है कृष्ण यजुर्वेद। हम 2 भाग पढ़ते हैं यजुर्वेद के, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो कांठक, कपिस्थल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय, इन 4 शाखाओं से कृष्ण यजुर्वेद बनता है और 5वीं जो शाखा है उससे शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद, प्रथम 4 शाखाएं कृष्ण यजुर्वेद कहलाती है और अंतिम शाखा जो वाजस्नेयी शाखा है वो शुक्ल यजुर्वेद कहलाती है। तो 13वां प्रश्न है, प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता। तो इसका सही उत्तर है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों को प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं किया गया है। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता को प्रस्थानत्रयी में शामिल किया गया है। उपनिषद जो है इनका क्रमबद्ध व सूत्रबद्ध संकलन ही क्या कहलाता है? ब्रह्मसूत्र कहलाता है, जिसके रचयिता बादरायण है। अब हम बात करते हैं गीता की। तो उपनिषदों का सार रूप ही क्या है? गीता है। उपनिषदों का क्रमबद्ध और सूत्रबद्ध संकलन ही ब्रह्मसूत्र है, जिसके रचयिता बादरायण है, और उपनिषदों का सार रूप ही गीता है। आगे है ऋग्वेद का संपूर्ण 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? अग्नि को, इंद्र को, सोम को, और चौथा ऑप्शन है मित्र को। तो इसका सही उत्तर है सोम को। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है और सोम वैदिक काल में पेय पदार्थों का देवता था। पेय पदार्थों का देवता सोम, और इसको ऋग्वेद का संपूर्ण 9वां मंडल सोम को समर्पित है। आगे है नैतिकता की दृष्टि से आर्यों का सर्वोच्च देवता था। नैतिकता की दृष्टि से आर्यों का सर्वोच्च देवता था इंद्र, वरुण, मित्र या अग्नि। तो इसका सही उत्तर है वरुण। वरुण को ऋत का नियामक कहा गया है। ऋत का नियामक देवता कौन है? वरुण। ऋत जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है उचित, सही, नैतिक या सद्मार्गी। नैतिक या
सद्मार्गी। ऋत का शाब्दिक अर्थ है सद्मार्गी या नैतिक। तो नैतिक नियमन का देवता कौन? वरुण। इसके अलावा ऋग्वेद में वरुण के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, वो है ऋतस्य गोप। ऋतस्य गोप। ऋतस्य गोप शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में वरुण के लिए किया गया है। ऋत के 3 आयाम या क्षेत्र बताए गए हैं। पहला है भौतिक क्षेत्र या भौतिक नियम। भौतिक नियम का अर्थ है कि सभी ग्रह नक्षत्र सही तरह से कार्य करें, ये भौतिक नियम है। दूसरा है नैतिक नियम। दूसरा नैतिक नियम, इसका तात्पर्य है कि लोग सदाचार का नियम अपनाए, सदाचार का पालन करें। और तीसरा है कर्मकांडीय नियम। कर्मकांड से संबंधित नियम, जिसका अर्थ है लोग पूजा पाठ सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं। तो वरुण जो है वो नैतिक नियमन का देवता है, जिसे ऋग्वेद में ऋतस्य गोप भी कहा गया है। तो नैतिकता की दृष्टि से आर्यों का सर्वोच्च देवता जो है वो वरुण है। आगे है मन। बुद्ध के मन की व्यथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? बुद्ध के मन की व्यथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? दीपवंश, महावंश, अतदंड सुत्त या संयुक्त निकाय? तो इसका सही उत्तर है अतदंड सुत्त। अतदंड सुत्त ग्रंथ में बुद्ध के मन की व्यथा का उल्लेख हमें मिलता है, जबकि दीपवंश और महावंश ये सिंहली साहित्य है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे है किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? पहला है महिपाल, दूसरा धर्मपाल, तीसरा है गोपाल और चौथा है देवपाल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है धर्मपाल। पाल शासक धर्मपाल ने विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे हम बात करते हैं निम्नलिखित में बुद्ध के शिष्यों में से एक श्रावस्ती का श्रेष्ठी था। निम्नलिखित बुद्ध के शिष्यों में से एक श्रावस्ती का श्रेष्ठी था। पहली बात तो ये कि श्रेष्ठी का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठी का अर्थ होता है व्यापारी। श्रेष्ठी का अर्थ है व्यापारी। तो पहला ऑप्शन है अंगुलीमाल, दूसरा सुनीति, तीसरा चंड प्रद्योत और चौथा है सुदत्त। तो इसका सही उत्तर है सुदत्त। सुदत्त का नाम हमें अनाथ पिंडक भी मिलता है। अनाथ पिंडक। अनाथ पिंडक या सुदत्त श्रावस्ती का एक श्रेष्ठी था जो बुद्ध का शिष्य बना था। श्रावस्ती जो है ये कौशल की राजधानी थी। कौशल की राजधानी कौन सी? श्रावस्ती। अंगुलीमाल एक डाकू था जो बाद में बुद्ध का शिष्य बन गया। सुनीति हरिजन था जो बुद्ध का शिष्य था। और चंड प्रद्योत, ये चंड प्रद्योत अवंती नरेश है जो पीलिया या पांडु रोग से पीड़ित हो गया था और इसी के इलाज के लिए बिंबिसार ने अपने राजवेदक जीवक को इसके इलाज के लिए भेजा था। आगे 19वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे बौद्ध धर्म की आधारशिला कहा गया है? निम्नलिखित में से किसे बौद्ध धर्म की आधारशिला कहा जाता है? अष्टांगिक मार्ग, 4 आर्य सत्य, त्रिपिटक या त्रिरत्न? तो इसका सही उत्तर है 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म की आधारशिला 4 आर्य सत्य है। महात्मा बुद्ध ने दुखों की बात की है और 4 आर्य सत्य दिए। दुखों का कारण तीसरा है दुख निरोध। दुख निरोध अर्थात दुखों को रोका जा सकता है। और चौथा है दुख निरोध मार्ग। दुख निरोध मार्ग, दुखों को दूर कैसे किया जा सकता है, उनको दूर करने का क्या मार्ग है? तो सबसे पहले बात करते हैं दुख की। महात्मा बुद्ध अपने शब्दों में कहते हैं कि ये जीवन क्या है? दुख में है। जीवन भी, जन्म भी दुख है, मृत्यु भी क्या है? दुख है। यौवन भी दुख है और वृद्धावस्था भी दुख है। किसी अप्रिय वस्तु का मिलन भी दुख है और किसी प्रिय का वियोग भी क्या है? दुख है। अर्थात ये जीवन दुखों का घर है और ये जीवन जो है ये दुख में है। दूसरे आर्य सत्य में बुद्ध ने दुखों का कारण भी बताया है। दुखों का कारण क्या है?
ये कारणता का नियम है। इसका अर्थ है कि कोई भी कारण के द्वारा ही किसी कार्य की उत्पत्ति होती है। किसी भी कार्य की उत्पत्ति होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। तो दुखों का कारण क्या है? दुखों का कारण है अज्ञान। अज्ञान के द्वारा तृष्णा की उत्पत्ति होती है। अज्ञान के द्वारा किसकी उत्पत्ति? तृष्णा की। तृष्णा क्या है? जो हमारे पास है उससे और अधिक पाने की इच्छा ही क्या है? तृष्णा। तो तीसरे आर्य सत्य में दुख निरोध अर्थात दुखों को कैसे रोका जा सकता है? तो दुखों को रोकने का जो उपाय है वो है तृष्णा को समाप्त करना। जब तृष्णा समाप्त हो जाएगी, जब हम तृष्णा को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे तो दुखों का जो कार्य उत्पन्न होता है उसका कारण भी क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। और इसी प्रकार दुखों को रोकने के लिए तृष्णा का समाप्त होना जरूरी है। अब दुख निरोध मार्ग की बात करते हैं तो महात्मा बुद्ध ने दुख निरोध मार्ग जो है बताया है वो अष्टांगिक मार्ग बताया है। अष्टांगिक मार्ग के द्वारा दुखों का निरोध किया जा सकता है। अष्टांगिक मार्ग जिसके 8 अंग है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम और सम्यक समाधि। इन 8 मार्गों के द्वारा, अष्टांगिक मार्ग के द्वारा दुखों को दूर किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि जब महात्मा बुद्ध ने दुखों की बात की तो कुछ विद्वानों ने कहा कि बौद्ध धर्म एक निराशावादी धर्म है। कैसा धर्म है? निराशावादी, क्योंकि यह दुखों की बात करता है। लेकिन यह सत्य नहीं है, क्योंकि महात्मा बुद्ध जो है ये दुखों की तो बात करते हैं लेकिन दुखों का कारण भी बताते हैं, दुखों को रोकने का उपाय भी बताते हैं और दुखों को दूर कैसे किया जाए इसके लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग भी दिया। तो हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म प्रारंभ में तो निराशावादी है लेकिन बाद में क्या है? आशावादी भी है। तो बौद्ध धर्म को निराशावादी कहना उचित नहीं है। तो बौद्ध धर्म की आधारशिला जो है वो है 4 आर्य सत्य। आगे है 20वां प्रश्न, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया? किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया? प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति या चतुर्थ बौद्ध संगीति? तो इसका सही उत्तर है चतुर्थ बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति में सुत्त और विनय पिटक लिखे गए। सुत्त और विनय पिटक। तीसरी बौद्ध संगीति तय से तीसरी बौद्ध संगीति तय से तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक लिखा गया। अभिधम्म पिटक। इस प्रकार तीसरी बौद्ध संगीति में त्रिपिटकों की रचना पूर्ण हो गई थी। पहली में सुत्त और विनय पिटक, तय से तीसरी बौद्ध संगीति और तय से तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक लिखा गया। दूसरी बौद्ध संगीति जो है इसमें बौद्ध धर्म स्थविर और महासंगिक 2 भागों में बंट गया और चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। आगे है जैन धर्म के बारे में जानकारी देने वाला भारत का प्राचीनतम अभिलेख है। जैन धर्म के बारे में जानकारी देने वाला भारत का प्राचीनतम अभिलेख है सारनाथ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख और एरन अभिलेख। तो इसका सही उत्तर है हाथी गुम्फा अभिलेख। कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है जो उदयगिरी की पहाड़ियों से प्राप्त हुआ है। कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख में हमें उल्लेख मिलता है कि कोई नंदराज यहाँ से जिन की प्रतिमा उठा करके ले गया था। तो ये नंद राजा संभवतः महापद्मानंद को माना जाता है। किसे माना जाता है? महापद्मानंद को। तो हाथी गुम्फा अभिलेख से जैन धर्म के बारे में हमें सर्वप्रथम जानकारी मिलती है और भारत का प्राचीनतम अभिलेख हाथी गुम्फा अभिलेख है जिसे जैन धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा हाथी गुम्फा अभिलेख जो है ये बिना तिथि का अभिलेख है। बिना तिथि का अभिलेख हाथी गुम्फा अभिलेख है। आगे है महावीर स्वामी का संबंध किस वंश से है? शाक्य क्षत्रिय वंश से, जात्रक क्षत्रिय वंश से, लिच्छवी वंश से या कोल्य वंश से? तो इसका सही उत्तर है जात्रक क्षत्रिय वंश से। शाक्य क्षत्रिय वंश जो है इससे
महात्मा बुद्ध का संबंध शाक्य क्षत्रिय वंश से है, इसीलिए महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है और एशिया का ज्योतिपुंज भी महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। जातक क्षत्रिय वंश से महावीर स्वामी का संबंध है। आगे है 23वां प्रश्न। जैन धर्म को पूर्व मध्य काल में भारत में सर्वाधिक संरक्षण किस वंश के राजाओं ने दिया? जैन धर्म को पूर्व मध्य काल में भारत में सर्वाधिक संरक्षण किस वंश के राजाओं ने दिया? प्रतिहार, परमार, चालुक्य या चौहान? तो इसका सही उत्तर है चालुक्य। गुजरात में जो चालुक्य वंश था, उस चालुक्य वंश ने जैन धर्म को पूर्व मध्य काल में भारत में सर्वाधिक संरक्षण दिया और जैन धर्म के अनेक मंदिरों का निर्माण भी चालुक्य राजाओं ने करवाया था। अब हम बात करते हैं कि जो गुरु वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर यज्ञ करवाया था, आबू पर्वत पर यज्ञ करवाया था, उस यज्ञ से 4 जातियों की उत्पत्ति हुई थी। प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। ये 4 जातियां इसी आबू पर्वत पर कराए गए यज्ञ से उत्पन्न हुई थी। तो इसे याद रखना है कि 2 पै है और 2 चय है। पै प्रतिहार, पै परमार, चय चालुक्य, चय चौहान। आगे बात करते हैं, महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ, वर्धमान, सुधोधन या जमाली? तो महावीर स्वामी के पिता का नाम जो था वो था सिद्धार्थ, और सिद्धार्थ ही महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम भी सिद्धार्थ था। वर्धमान महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। सुधोधन जो थे ये बुद्ध के पिता थे। बुद्ध के पिता जो है उनका नाम सुधोधन था, और जमाली महावीर स्वामी के दामाद थे। महावीर स्वामी ने अपनी पुत्री का विवाह जामाली से किया था, और जामाली जो थे ये महावीर स्वामी के दामाद थे। तो महावीर स्वामी के पिता का नाम भी सिद्धार्थ था और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम भी क्या था? सिद्धार्थ था। आगे है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों के उदय के प्रमुख कारणों में असत्य है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों के उदय के प्रमुख कारणों में से असत्य है। गंगा घाटी में हुए आर्थिक परिवर्तन, राजाओं का महत्वाकांक्षी ना होना, सेना के लिए हाथियों की उपलब्धता, और चौथा ऑप्शन है लोहे की उपलब्धता। तो इसका सही उत्तर जो है वो है राजाओं का महत्वाकांक्षी ना होना। ये असत्य कथन है। कैसे? पहला है गंगा घाटी में हुए आर्थिक परिवर्तन। हमें पता है कि उत्तर वैदिक काल में लोहे की प्राप्ति सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा नामक स्थान से हुई थी, और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय आते आते प्रचुर मात्रा में लोहा आ गया, जिससे कृषि कार्यों में बढ़ोतरी हुई। कृषि कार्यों में बढ़ोतरी हुई तो अतिरिक्त अनाज की उत्पत्ति हुई। अतिरिक्त अनाज उत्पादन करने से व्यापार और वाणिज्य में भी बढ़ोतरी हुई, जिससे इस समय में आर्थिक परिवर्तन हुए थे। दूसरा है राजाओं का महत्वाकांक्षी होना ना होना। यहाँ पर गलत होगा। क्यों? क्योंकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व महाजनपद काल में ही, इसी काल में मगध जैसे विशाल साम्राज्य की नींव पड़ी थी, और इसी काल में साम्राज्यवाद के युग की शुरुआत हुई थी, जिसमें हम हर्यक, नाग और नंद वंश पढ़ते हैं। तो साम्राज्यवादी युग यहाँ से शुरू हुआ था। तो राजा भी क्या थे? महत्वाकांक्षी थे। तीसरा है सेना के लिए हाथियों की उपलब्धता। मगध के क्षेत्र में हाथी भी बहुत ज़्यादा थे, तो इन्हें सेना में शामिल कर लिया, और मगध पहला राजवंश था। मगध साम्राज्य में सर्वप्रथम हाथियों को सेना में शामिल किया गया था। और चौथा है लोहे की उपलब्धता। लोहे की उपलब्धता के कारण ही यहाँ पर आर्थिक परिवर्तन हुए। क्षत्रिय वर्ग जो था उसने नवीन अस्त्र शस्त्रों का निर्माण कर लिया। कृषि के औजारों का अब उपयोग ज़्यादा मात्रा में होने लगा, जिससे अनाज उत्पादन भी अधिक हुआ और आर्थिक परिवर्तन हुए। व्यापार वाणिज्य में बढ़ोतरी हुई। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य है। यहाँ पर महाजनपद और उनकी राजधानियाँ दी गई है। पहला है कंबोज, हाटक या राजपुर। दूसरा सूरसेन, राजधानी मथुरा। तीसरा मत्स्य, राजधानी विराटनगर। और चौथा है काशी, राजधानी है कौशाम्बी। तो इसमें से असत्य जो है वो है चौथा, क्योंकि काशी की राजधानी जो थी वो थी वाराणसी। काशी की राजधानी वाराणसी। हमने याद रखा था सी से।
काशी की राजधानी वाराणसी थी। कंबोज, कंबोज की हटक या राजपुर। कंबोज जो है अपने घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। घोड़े जो थे वो कंबोज के प्रसिद्ध थे। सूरसेन, सूरसेन से हमें याद रखा था कि सन कहाँ का, मथुरा का। सन, सूरसेन में सन है, सन कहाँ का, मथुरा का। और राजस्थान में स्थित एकमात्र महाजनपद मत्स्य महाजनपद, जिसकी राजधानी विराटनगर हुआ करती थी। तो इसका असत्य कथन जो है वो है काशी, क्योंकि काशी की राजधानी वाराणसी थी। और कौशाम्बी जो है ये वत्स की राजधानी थी। हमने पढ़ा था कि वत्स अम्बी खाओ, वत्स अम्बी खाओ, कौशाम्बी में अम्बी शब्द है, तो वत्स अम्बी खाओ। और वत्स की राजधानी क्या है, कौशाम्बी। ये पूरा वीडियो अगर आपको देखना है महाजनपदों से संबंधित, तो ट्रिक के द्वारा 16 महाजनपदों का उल्लेख एक वीडियो में किया गया है। आप प्ले लिस्ट में जा करके ये वीडियो देख सकते हैं। आगे है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है और अब ये आसान भी प्रश्नों में शामिल होता है। आसान सा प्रश्न है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, संयुक्त निकाय में या छांदोग्य उपनिषद में। तो इसका सही उत्तर है अंगुत्तर निकाय। बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में हमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। लेकिन अंगुत्तर निकाय में जो 16 महाजनपद दिए गए हैं वो सब सर्वाधिक प्रमाणिक माने जाते हैं। तो 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। आगे है राजगृह का दुर्गीकरण किसने करवाया था। राजगृह का दुर्गीकरण किसने करवाया था, बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग या महापद्मानंद। तो इसका सही उत्तर है अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगृह का दुर्गीकरण करवाया था। इसके अलावा बिंबिसार जो है ये हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की नींव रखी थी और महापद्मानंद ने नंद वंश की नींव रखी थी। उसके बाद में बात करते हैं 29वां प्रश्न। पुराणों में बिंबिसार का नाम मिलता है, पुराणों में बिंबिसार का नाम मिलता है क्षेत्रोजस, कुणिक, काकवर्ण या उग्रसेन। तो इसका सही उत्तर है क्षेत्रोजस। पुराणों में बिंबिसार का नाम क्षेत्रोजस मिलता है, जबकि अजातशत्रु का नाम क्या मिलता है, कुणिक मिलता है। काकवर्ण नाम जो है ये कालाशोक का है। काकवर्ण कालाशोक अर्थात काले रंग का अशोक, जिसका रंग, जिसका वर्ण, जिसका रंग कोए जैसा हो अर्थात काक जैसा हो। काकवर्ण शब्द का प्रयोग जो है ये कालाशोक के लिए किया गया है। कालाशोक को काकवर्ण कहा गया है। उग्रसेन महापद्मानंद को कहा गया है जो नंद वंश का संस्थापक था। तो पुराणों में बिंबिसार का नाम क्षेत्रोजस मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य से पहले मगध के राजाओं में सर्वाधिक विस्तृत राज्य किसने स्थापित किया। मौर्य साम्राज्य से पहले की बात कि चंद्रगुप्त मौर्य से पहले मगध के राजाओं में सर्वाधिक विस्तृत राज्य किसने स्थापित किया, बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, शिशुनाग ने या महापद्मानंद ने। तो इसका सही उत्तर है महापद्मानंद ने। चंद्रगुप्त मौर्य से पहले मगध के राजाओं में सर्वाधिक विस्तृत राज्य स्थापित करने वाला महापद्मानंद था, जो नंद वंश का संस्थापक भी था। आगे है अर्थशास्त्र में मौर्यों को किस वर्ण का बताया गया है। अर्थशास्त्र में मौर्यों को किस वर्ण का बताया गया है, सामान्य कुल में उत्पन्न, ब्राह्मण वंशीय, अप्रत्यक्ष रूप से क्षत्रिय या निम्न कुल में उत्पन्न। तो इसका सही उत्तर है अप्रत्यक्ष रूप से क्षत्रिय। अर्थशास्त्र में मौर्यों को किस वर्ण का बताया गया है, अप्रत्यक्ष रूप से क्षत्रिय। कैसे? अर्थशास्त्र की रचना हमने पढ़ी थी कि कौटिल्य ने की थी, जिसका नाम विष्णुगुप्त में मिलता है और चाणक्य भी मिलता है। संस्कृत भाषा में लिखा गया है और अर्थशास्त्र जो है ये राजनीति से संबंधित ग्रंथ है। इसमें अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने लिखा है कि राजा चाहे कितना भी निर्बल क्यों ना हो, वो होना क्षत्रिय चाहिए। राजा जो है क्षत्रिय होना चाहिए। तो इसने स्पष्ट रूप से मौर्यों को क्षत्रिय नहीं बताया है, बल्कि इस बात से स्पष्ट होता है कि राजा चाहे कितना भी निर्बल क्यों न हो, लेकिन वो क्षत्रिय वर्ण से होना चाहिए। तो इन कौटिल्य ने
मौर्यों को अप्रत्यक्ष रूप से क्या बताया है, क्षत्रिय बताया है। और इसी कौटिल्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की नींव चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी थी। आगे हम बात करते हैं कि किस ग्रंथ में नगरी चित्तौड़गढ़ का नाम माध्यमिका मिलता है। किस ग्रंथ में नगरी, जो कि कहाँ पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ में, नगरी का नाम माध्यमिका किस ग्रंथ में मिलता है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, पतंजलि के महाभाष्य में, वाल्मीकि कृत रामायण में, या भद्रबाहु के कल्पसूत्र में? तो इसका सही उत्तर है पतंजलि के महाभाष्य में। पतंजलि का ग्रंथ है महाभाष्य, जिसमें नगरी चित्तौड़गढ़ का नाम क्या मिलता है, माध्यमिका मिलता है। इसके अलावा कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा, रामायण की रचना वाल्मीकि ने की, और भद्रबाहु, जैन संत भद्रबाहु ने कल्पसूत्र ग्रंथ की रचना की थी। और इसी भद्रबाहु के साथ जाकर के चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि के द्वारा जो है अपने प्राण त्यागे थे। आगे है, कौन सा लेख भारत में शुद्ध संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है? कौन सा लेख भारत में शुद्ध संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है? सारनाथ स्तंभ लेख, हाथी गुंफा अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, और बिजोलिया शिलालेख? तो इसका सही उत्तर है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। भारत में शुद्ध संस्कृत भाषा का पहला और प्राचीन अभिलेख जो है वो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में हमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक मौर्य, इन दोनों का नाम अगर किसी एक ही अभिलेख में मिलता है तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। इसमें लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र में पुष्यगुप्त वैश्य की सहायता से सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ और पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा इसका निर्माण किया गया। और अशोक मौर्य के द्वारा तुशासक के सहयोग से इस सुदर्शन झील का पुनः निर्माण किया गया था। ऐसा रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में हमें जानकारी मिलती है। और कौन सा लेख भारत में शुद्ध संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। आगे है, मौर्य काल में प्रांतपति को क्या कहा जाता था? हमें पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में 4 प्रांत थे, जो अशोक के काल में जाकर के कितने हो गए? 5। तो मौर्य काल में प्रांतपति को क्या कहते थे? प्रांत अधिपति, प्रदेष्टा, आर्यपुत्र या कुमार, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है आर्यपुत्र या कुमार। मौर्य काल में प्रांतपति को आर्यपुत्र या कुमार कहा जाता था। आगे है, किस अभिलेख में अशोक की लुम्बिनी यात्रा का उल्लेख मिलता है? किस अभिलेख में अशोक की लुम्बिनी यात्रा का उल्लेख मिलता है? भाब्रू शिलालेख, कौशाम्बी, रुमिनदेई या जूनागढ़? तो इसका सही उत्तर है रुमिनदेई अभिलेख। रुमिनदेई अभिलेख में अशोक की लुम्बिनी यात्रा का उल्लेख हमें मिलता है। और रुमिनदेई अभिलेख एकमात्र ऐसा अभिलेख है जो मौर्य काल की आर्थिक जानकारी हमें देता है। मौर्य काल की आर्थिक जानकारी देने वाला एकमात्र अभिलेख रुमिनदेई अभिलेख है, जिससे हमें पता चलता है कि अशोक ने अपने शासनकाल के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी। और यहाँ पर कर 1/4 से घटा करके कितना कर दिया? 1/8 कर दिया था। मौर्य काल की आर्थिक जानकारी देने वाला एकमात्र अभिलेख जो है वो रुमिनदेई अभिलेख है। और अशोक की लुम्बिनी यात्रा का उल्लेख इसी रुमिनदेई अभिलेख में मिलता है। आगे है, किस लेखक ने मौर्य काल में दास प्रथा के अभाव को प्रदर्शित किया है? किस लेखक ने मौर्य काल में दास प्रथा के अभाव को प्रदर्शित किया है? कौटिल्य, मेघसतनीज, फाहियान या प्लूटार्क? तो इसका सही उत्तर है मेघसतनीज। मेघसतनीज कहता है कि मौर्य काल में दास नहीं थे। इसके अलावा मेघसतनीज कहता है कि भारतीयों को लेखन कला का भी ज्ञान नहीं था और भारत में दुर्भिक्ष नहीं पड़ते थे। दुर्भिक्ष का अर्थ होता है अकाल। अकाल नहीं पड़ते थे, ऐसा मेघसतनीज कहता है। और कहता है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। लेकिन ये सत्य नहीं माना जाता, क्योंकि कौटिल्य कहता है, कौटिल्य एक रचना करता है अर्थशास्त्र, जिससे हमें प्रमाण मिलता है
कि मौर्य काल में लेखन कला प्रचलित थी। इस समय भारतीयों को लिखने की कला का ज्ञान था। मेगस्थनीज कहता है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, जबकि कौटिल्य दासों की संख्या 9 बताता है। 9 प्रकार के दास जो है कौटिल्य बताता है। मेगस्थनीज कहता है कि भारत में दुर्भिक्ष यानी अकाल नहीं पड़ते थे, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंतिम 12 वर्षों में मगध में भयंकर अकाल पड़ा था, जिसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म ग्रहण कर लिया और दक्षिण भारत में जाकर के और संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। तो ये मेगस्थनीज की ये बातें संभवतः सही नहीं मानी जाती है। आगे है निम्न में से असत्य है। यहाँ पर स्तंभ लेख दिए गए हैं और उन पर जो पशुओं की आकृति है उनको दिया गया है। सारनाथ में 4 सिंह हैं। सारनाथ में 4 सिंह हैं। लोरिया नंदनगढ़ पर 1 सिंह है। रामपुरवा में हाथी और लोरिया अर्राज में गरुड़। तो प्रश्न है कि निम्न में से असत्य है, तो इनमें जो असत्य है वो है रामपुरवा। रामपुरवा में हाथी का नहीं है, क्योंकि हाथी का चित्र जो है वो है संकीसा पर। संकीसा पर हाथी का चित्र है। अब हम बात करते हैं कि रामपुरवा में 2 लेख मिले हैं, जिसमें एक पर तो वृषभ यानी बैल है और एक पर सिंह की आकृति है। सिंह की आकृति और बैल की आकृति किस पर है? रामपुरवा पर है। लोरिया अर्राज पर गरुड़ की आकृति है। इसके अलावा सारनाथ में भी 4 सिंह हैं और सांची में भी कितने सिंह हैं? 4 सिंह हैं। तो हमें याद रखना है सा से सारनाथ, सा से सांची, सा में 4 है। सा में क्या है? 4 सिंह हैं। लोरिया नंदनगढ़ में 1 सिंह है। इसके अलावा संकीसा पर हाथी और रामपुरवा में बैल और दूसरे पर सिंह, लोरिया अर्राज पर गरुड़ का आकृति जो है बनी हुई है। तो इसका सही उत्तर था रामपुरवा, क्योंकि रामपुरवा पर हाथी न होकर एक रामपुरवा से 2 स्तंभ लेख मिले हैं, जिन पर एक पर तो सिंह है और एक पर बैल की आकृति है। आगे हम बात करते हैं पुष्यमित्र शुंग द्वारा करवाए गए 2 अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? पुष्यमित्र शुंग द्वारा करवाए गए 2 अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? बेसनगर लेख, अयोध्या लेख, बरहुत लेख, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है अयोध्या लेख। अयोध्या लेख धनदेव का है। धनदेव के अयोध्या लेख से हमें पुष्यमित्र शुंग द्वारा करवाए गए 2 अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख मिलता है, जिसका जो प्रधान पुरोहित था वो पतंजलि था। पतंजलि ने ही महाभाष्य ग्रंथ की रचना की थी। तो इसका सही उत्तर है अयोध्या लेख, धनदेव का अयोध्या लेख। आगे है शुंग व सातवाहन शासकों की वंशावली तथा वर्णन से संबंधित प्रमुख पुराण कौन सा है? शुंग और सातवाहन शासकों की वंशावली से संबंधित तथा वर्णन से संबंधित प्रमुख पुराण कौन सा है? पहला है विष्णु पुराण, दूसरा मत्स्य पुराण, तीसरा है वायु पुराण, चौथा है गरुड़ पुराण। तो इसका सही उत्तर है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण से हमें शुंग व सातवाहन शासकों की वंशावली तथा वर्णन से संबंधित जो है हमें तथ्य मिलते हैं और इनका उल्लेख इसमें किया गया है। इसे कैसे याद रखें? विष्णु पुराण जो है इसमें मौर्यों की जानकारी मिलती है। मौर्य वंश से संबंधित जानकारी का प्रमुख पुराण कौन सा है? विष्णु पुराण। वायु पुराण से गुप्त वंश की, वायु पुराण से गुप्त वंश की। और हमें याद रखना है वायु हर जगह होती है पर हमें दिखाई नहीं देती। कैसी होती है? गुप्त होती है। तो वायु पुराण से गुप्त वंश की। मत्स्य पुराण से शुंग और सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। तो मछली से याद रखना है, मत्स्य का मतलब मछली, और मछली 7 समुद्र में रहती है। मछली कितने समुद्र में? 7 समुद्र में रहती है। तो मत्स्य पुराण से सातवाहन और शुंग वंश की जानकारी हमें मिलती है। और विष्णु पुराण से मौर्य वंश की, वायु गुप्त है तो गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। आगे है निम्न में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का संरक्षक कहलाता है? वर्ण व्यवस्था का संरक्षक कौन सा शासक कहलाता है? कनिष्क, अशोक, पुष्यमित्र शुंग या गौतमी पुत्र सातकर्णी? तो इसका सही उत्तर है गौतमी पुत्र सातकर्णी।
गौतमी पुत्र सातकर्णी को अद्वितीय ब्राह्मण और वर्ण व्यवस्था का संरक्षक भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है गौतमी पुत्र सातकर्णी। आगे है, गरुड़ के स्थान पर मयूर को राजकीय चिन्ह बनाने वाला गुप्तकालीन शासक कौन था? गरुड़ के स्थान पर मयूर को राजकीय चिन्ह बनाने वाला गुप्तकालीन शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त और भानुगुप्त। तो इसका सही उत्तर है कुमारगुप्त प्रथम। कैसे? जो गुप्त शासक थे ये वैष्णव धर्म को मानते थे और विष्णु का जो वाहन है वो कौन सा है? गरुड़। लेकिन कुमारगुप्त प्रथम इसकी आस्था शैव धर्म में थी और शिव के पुत्र जो कार्तिकेय हैं, शिव के पुत्र कार्तिकेय का वाहन है मयूर। तो कुमारगुप्त की शैव धर्म में आस्था होने के कारण इसने शिव के पुत्र कार्तिकेय को जो है गरुड़ के स्थान पर मयूर को राजकीय चिन्ह बनाने वाला गुप्तकालीन शासक कुमारगुप्त था और कार्तिकेय के वाहन को इसने राजकीय चिन्ह में अंकित करवाया था। तो वैष्णव धर्म से ये शैव धर्म को अपनाने वाला गुप्तकालीन शासक था और वैष्णव धर्म त्याग दिया, शैव धर्म अपनाया तो शिव के पुत्र कार्तिकेय के वाहन को यानी मयूर को अपने राजकीय चिन्ह में अंकित करवाया। आगे है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। यह गुप्तकालीन मंदिर और उनसे संबंधित स्थान है। तिगवा विष्णु मंदिर, बुमरा शिव मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर और नचना कुठार का लक्ष्मी मंदिर। तो इसमें सुमेलित नहीं है डी, नचना कुठार का लक्ष्मी मंदिर, क्योंकि ये नचना कुठार का लक्ष्मी मंदिर न होकर किसका मंदिर है? पार्वती मंदिर है। किसका मंदिर है? पार्वती मंदिर। तो तिगवा का विष्णु मंदिर, बुमरा का शिव मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर और नचना कुठार का पार्वती मंदिर। यहां से प्रश्न लगभग हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। यहां पर प्रशस्ति दी गई है और किसके समय की है? आगे राजा का नाम दिया गया है। प्रयाग प्रशस्ति चंद्रगुप्त द्वितीय, ऐहोल प्रशस्ति पुलकेशिन द्वितीय, ग्वालियर प्रशस्ति मिहिर भोज, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कुंभा। तो इसमें सही सुमेलित जो नहीं है वो पहला प्रयाग प्रशस्ति चंद्रगुप्त द्वितीय, क्योंकि प्रयाग प्रशस्ति जो है इसके रचयिताकार जो थे वो हरिसेन थे। हरिसेन ने समुद्रगुप्त के समय में हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई। तो इसका सही उत्तर था समुद्रगुप्त। ऐहोल प्रशस्ति पुलकेशिन द्वितीय की है, ग्वालियर प्रशस्ति मिहिर भोज के समय की और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति राणा कुंभा के समय विजय स्तंभ पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी गई थी। परम भागवत और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला गुप्तकालीन शासक है। परम भागवत और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला गुप्तकालीन शासक कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त। तो इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्तकालीन पहला शासक जो था वो चंद्रगुप्त प्रथम था। इसके अलावा समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि प्राप्त थी। कविराज की उपाधि समुद्रगुप्त को, कुमारगुप्त प्रथम को महेंद्रादित्य की उपाधि प्राप्त थी। कुमारगुप्त प्रथम, महेंद्रादित्य। महेंद्रादित्य की, कुमारगुप्त प्रथम को, कविराज समुद्रगुप्त, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्तकालीन शासक चंद्रगुप्त प्रथम था और चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। 45वां प्रश्न है, ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि कहलाती है। ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि कहलाती है शाला भोग, अग्रहार, यतिदान या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है अग्रहार। ब्राह्मणों को दान दी जाने वाली भूमि को अग्रहार कहा जाता है। और एक बात और कि ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि दान देने की परंपरा शुरू की थी सातवाहनों के द्वारा। सातवाहनों ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा शुरू की थी और ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि क्या कहलाती थी? अग्रहार कहलाती थी। अब बात करते हैं 46वें क्वेश्चन से। 18 अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला भारतीय इतिहास का शासक था।
18 अश्वमेध यज्ञ कराने वाला भारतीय इतिहास का शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, मयूर शर्मन, हर्षवर्धन या नरसिंह वर्मन प्रथम? तो इसका सही उत्तर है मयूर शर्मन। मयूर शर्मन ने 18 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। हमें याद रखना है मयूर शर्मन को 18 अश्वमेध यज्ञ कराते समय बिल्कुल भी शर्म नहीं आई थी। मयूर शर्मन को 18 अश्वमेध यज्ञ करवाते समय बिल्कुल भी शर्म नहीं आई थी। तो 18 अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला भारतीय इतिहास का शासक मयूर शर्मन था। आगे हम बात करते हैं सीयू की में किसका यात्रा विवरण है? हेनसांग, फायान, अल ब्रूनी या अल मसूदी? तो इसका सही उत्तर है हेनसांग। सीयू की में हेनसांग की यात्रा का विवरण हमें मिलता है और हेनसांग जो है इनकी जीवनी लिखने वाले हुई ली थे। हुई ली के द्वारा इनकी जीवनी लिखी गई और सीयू की इसमें हेनसांग का यात्रा विवरण है। फा क्यों की में फायान का यात्रा विवरण है। हेनसांग जो था ये हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। आगे है भारतीय इतिहास द्वितीय नगरीकरण का काल किसे कहा जाता है? भारतीय इतिहास में द्वितीय नगरीकरण का काल किसे कहा जाता है? पहला है 6ठी शताब्दी ईस्वी, दूसरा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, तीसरा है 5वीं शताब्दी और चौथा है प्रथम शताब्दी ईस्वी। तो द्वितीय नगरीकरण का काल भारतीय इतिहास में कौन सा कहलाता है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल, जिसे हम महाजनपद काल भी कहते हैं और यहीं से ऐतिहासिक युग की भी शुरुआत होती है। अब हम बात करते हैं कि भारतीय इतिहास में द्वितीय नगरीकरण के बारे में बताने वाले रीज डेविड्स थे। रीज डेविड्स ने अपनी पुस्तक बुद्धिस्ट इंडिया में द्वितीय नगरीकरण को परिभाषित किया है और इसने कहा है कि नगरीकरण के लिए जो चीज़ें आवश्यक होती है वो है सबसे पहले तो सड़कें होना जरूरी है जिससे व्यापार और वाणिज्य में बढ़ोतरी हो। लिपि का ज्ञान होना जरूरी है। सड़कें, लिपि, नालियाँ, नगरों में नालियों का विकास हो, लिपि का आविष्कार यहाँ पर होना जरूरी है, सड़कों का होना जरूरी है जिससे कि व्यापार वाणिज्य में बढ़ोतरी हो। और द्वितीय नगरीकरण महाजनपद युग हम पढ़ चुके हैं कि द्वितीय नगरीकरण जो हुआ उसमें गंगा घाटी में आर्थिक परिवर्तन भी हुए थे जिसके कारण व्यापार वाणिज्य में बढ़ोतरी हुई थी। और द्वितीय नगरीकरण जो है उस महाजनपद युग को द्वितीय नगरीकरण युग भी कहा जाता है और ऐसा कहने वाले विद्वान रीज डेविड्स थे जिन्होंने अपनी पुस्तक बुद्धिस्ट इंडिया में इन सब बातों का उल्लेख किया था। परंतु प्रथम नगरीकरण जो है, द्वितीय नगरीकरण तो महाजनपद युग को कहा जाता है लेकिन प्रथम नगरीकरण जो कहा जाता है वो है हड़प्पा सभ्यता को, क्योंकि यहाँ पर 8 नगर मिले हैं इसलिए हड़प्पा को प्रथम नगरीकरण और महाजनपद काल को द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। अब है 49वां प्रश्न, भारत में पश्चिम में साम्राज्य की जिस सीमा को मौर्य शासकों ने प्राप्त किया उसे पाने के लिए अंग्रेज भी सदैव तरसते रहे, मुगल कालीन शासक भी इसे कभी न पा सके। यह कथन किसका है कि भारत में पश्चिम में साम्राज्य की जिस सीमा को मौर्य शासकों ने प्राप्त किया था उसे पाने के लिए अंग्रेज भी तरसते रहे और कोई मुगल शासक भी कभी न पा सका? यह कथन किसका है? जस्टिन, बनर्जी, कनिंघम या वी ए स्मिथ? तो इसका सही उत्तर है वी ए स्मिथ। वी ए स्मिथ ने ऐसा कहा है कि भारत के पश्चिम में साम्राज्य की जिस सीमा को मौर्य शासकों ने प्राप्त किया उसे कभी अंग्रेज भी प्राप्त नहीं कर सके और कोई मुगल शासक भी प्राप्त नहीं कर पाया। इसके साथ साथ वी ए स्मिथ ने भारत को एकता में अनेकता और अनेकता में एकता वाला देश कहा है और वी ए स्मिथ ने ही समुद्रगुप्त को वी ए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। अलेक्जेंडर कनिंघम जो है इन्होंने भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना 1861 में की थी कलकत्ता में, और कलकत्ता में भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना करने वाले अलेक्जेंडर कनिंघम थे और 1861 में कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई और भारतीय पुरातात्विक विभाग का जनक जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। आगे है अशोक द्वारा धम्म महामंत्रों की
नियुक्ति का उल्लेख किस शिलालेख में किया गया है? अशोक द्वारा धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख किस शिलालेख में किया गया है? दूसरे में, पांचवें में, छठे में या चौथे में? तो इसका सही उत्तर है पांचवें में। अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, इसका उल्लेख हमें पांचवें शिलालेख में मिलता है। तो ये थे आज के हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनका महत्वपूर्ण तथ्यों सहित व्याख्यात्मक हल। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हेल्पर A to Z को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।